नमस्कार, मैं पूर्णिमा कपूर, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की प्रवक्ता। अर्थशास्त्र विषय मेरा है और मैं कक्षा 11 के उपविषय सांख्यिकी का पाठ आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बच्चों, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, तो इसलिए इसको पूरा अंत तक ज़रूर देखें। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इससे पहले हमने आंकड़ों के बारे में, आंकड़ों को इकट्ठा करना, सबसे पहले आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उनको व्यवस्थित किया जाता है, उनका विशिष्टीकरण किया जाता है और उसके बाद उनको सारणी के रूप में या किसी और रूप में रखकर ही सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इस पाठ में हम टॉपिक पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आंकड़ों को एकत्रित करके, व्यवस्थित करके और उसके बाद ही हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण से आशय किसी भी क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना, उनको सही प्रकार से व्यवस्थित करना ताकि उससे सही एवं शुद्ध परिणाम प्राप्त हो सकें और उसके बाद ही उनको प्रस्तुत करना, जिससे कि सभी उस आंकड़ों को आसानी से समझ सकें और उसके जो परिणाम हो, जो निष्कर्ष हो, वो उचित प्रकार से निकल सके। ये हमने पढ़ा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का अर्थ। इसके बाद आता है आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण की विभिन्न प्रणालियाँ, विधियाँ। आंकड़ों को 3 प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की 3 विधियां हैं। पहला है पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। दूसरा आता है सारणीबद्ध या सारणीयन प्रस्तुतिकरण और तीसरा आता है आरेखीय प्रस्तुतिकरण। 3 प्रकार से हम आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। सबके अलग अलग रूप हैं, सब में हम अलग अलग प्रकार से आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। जैसे कि इस टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है, पाठ विषयक यानी कि पाठ के रूप में या वर्णन देते हुए जब हम किन्हीं निश्चित आंकड़ों का, थोड़े बहुत आंकड़ों का संकलन करते हैं और वह सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम सन के आधार पर, गणना के आधार पर या किसी संख्या के आधार पर हम आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं। चूँकि वो वर्णनात्मक श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, वर्णन के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के आंकड़ों की संख्या बहुत कम होती है। इस प्रणाली में, पाठ विषयक प्रणाली में, आंकड़े छोटे रूप में ही प्रदर्शित किए जा सकते हैं। आंकड़ों को एकत्र करना बड़े रूप में नहीं किया जा सकता इस प्रणाली में। इस प्रणाली के अंतर्गत जो विवरण दिया जाता है, इसमें आंकड़े किसी छोटे अंश के रूप में एकत्रित होते हैं और उन आंकड़ों का आकार बहुत अधिक बड़ा ना होकर छोटा ही होता है। जैसे कि हम कोई भी पाठ का अध्ययन करते हैं तो उसमें कक्षा के छात्रों के विषय में कुछ बताया जाता है, किसी उत्पादन के विषय में कुछ बताया जाता है या फिर जनगणना के विषय में बताया जाता है या किसी सन को लेकर हमारे समक्ष कोई आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वह टॉपिक आता है पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। इसके कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ दोष भी पाए जाते हैं। वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण का सबसे पहला लाभ तो यही होता है कि यह सबसे प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आंकड़े नहीं होते तो किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न का सवाल नहीं रहता। आंकड़े लिमिटेड श्रेणी में होते हैं, संख्याएं बहुत छोटे आधार पर होती हैं, इसलिए इनको समझना आसान हो जाता है। दूसरा, प्रस्तुतिकरण कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि पाठ में पूरे एक वर्णन के रूप में उसकी डिटेल दी जाती है, इसलिए वह कम समय में तैयार हो जाता है। अब चूँकि इसमें गुण हैं तो आवश्यक रूप से दोष भी अवश्य होंगे। तो इसका सबसे दोष है
कि इस प्रकार के वर्णन के अंतर्गत यदि हमें किसी आंकड़ों के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, कुछ पूरा समझना है, तो उसके लिए हमें पूरे पाठ को पढ़ना अनिवार्य होता है। हम किसी छोटे टॉपिक को पढ़कर या किसी एक हेडिंग को पढ़कर या शॉर्ट फॉर्म में पढ़कर हम उसकी पूरी जानकारी नहीं ले सकते। दूसरा, चूँकि ये आंकड़े कम समय में इस प्रकार के आंकड़ों को नहीं समझा जा सकता, पूरा पाठ पढ़ने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उनको श्रेणीबद्ध करने के लिए हमें अधिक समय लगता है, तो ये इसमें दोष भी पाए जाते हैं। पहली प्रणाली हो गई पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। दूसरी प्रणाली आती है सारणीबद्ध या सारणीयन प्रस्तुतिकरण। सारणीबद्ध, जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, सारणीबद्ध यानी कि किसी चीज़ को अगर हम सारणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उससे जो हमें आंकड़े मिलते हैं वे इस प्रकार की श्रेणी में रखे जाते हैं। सारणीबद्ध पंक्ति के अंतर्गत आंकड़ों को सारणी के रूप में, पंक्ति के रूप में, श्रेणी के रूप में रखा जा सकता है, जिसका एक छोटा सा प्रारूप आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो ये जैसे अगर हमें किसी भी प्रकार के आंकड़ों को एकत्र करना है, उसके बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है, तो ये एक सारणी आपको दिखाई गई है। इसमें जो भी आंकड़े दिए गए हैं निकटतम करोड़ के रूप में दिए गए हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमने इस सारणी के अंतर्गत श्रमिकों की संख्या को आकलन किया है, लिंग के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर। जो श्रमिक हैं उनका अलग वर्गीकरण है, जो गैर श्रमिक हैं उनका अलग वर्गीकरण है, और जो वहाँ की कुल आबादी है उनका अलग वर्गीकरण है। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों को हमने अलग अलग निष्कर्ष के रूप में निकाला है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की संख्या अलग है, स्त्रियों की अलग है, फिर उनका योग किया गया है। उसमें से भी कितने पुरुष मुख्य हैं, कितने आंशिक तरीके से श्रमिक हैं, इस बात को भी हमने श्रेणी के अंतर्गत दिखाया है। जो श्रमिक हैं उसके अलावा ऐसे जो श्रमिक नहीं हैं, और कुल संख्या यहाँ निकलती है। जैसे कि स्त्री है, स्त्री में से मुख्य श्रमिक के रूप में 6 स्त्रियां हैं, आंशिक श्रमिक के रूप में 5 स्त्रियां हैं, तो कुल श्रमिक की संख्या आती है 11। लेकिन जो गैर श्रमिक हैं वो संख्या आती है 25। तो कुल योग है स्त्रियों का 36, पुरुषों का योग है 38, महिलाओं का योग है 36, तो कुल संख्या हो गई 74। इस प्रकार से हम बहुत सरल तरीके से श्रेणी के सारणी के रूप में अपने आंकड़ों को समझ भी सकते हैं और सामने वाले को समझा भी सकते हैं। इसी में अगर हम देखें, जैसे ये आकलन तो हमने ग्रामीण क्षेत्र का किया है, लेकिन इसके बाद अगला आकलन शहरी क्षेत्र के रूप में भी किया गया है। शहरी क्षेत्र में भी पुरुषों की संख्या मुख्य रूप से 7 श्रमिक हैं, 1 आंशिक रूप से श्रमिक है, कुल संख्या आती है 8। स्त्री मुख्य रूप से 1 श्रमिक है, और जबकि आंशिक कोई नहीं है तो कुल हो गई 8। पुरुषों में जो गैर श्रमिक हैं वो 7 हैं, महिलाओं में जो गैर श्रमिक हैं वो 12 हैं। कुल मिलाकर संख्या निकलती है पुरुषों की 15, महिलाओं की 13, शहरी क्षेत्र की। अब हमारे पास जो आंकड़े एकत्र हुए वो दोनों रूप में हुए। ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े ये कहते हैं और शहरी क्षेत्र के आंकड़े ये कहते हैं। तो इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुल जो हमारे पास श्रमिक हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, कुल मुख्य श्रमिक 24 होंगे पुरुषों के रूप में, आंशिक श्रमिक 4 होंगे पुरुषों के रूप में, और कुल होंगे 28। ऐसे ही महिलाओं के रूप में मुख्य श्रमिक 7 हैं, आंशिक श्रमिक 5 हैं, कुल श्रमिक हैं 12। और जो गैर श्रमिकों की संख्या अलग से दी गई है और इनका निष्कर्ष निकलता है, इनका योग आता है अलग से। तो इस प्रकार से हमने सारणी के रूप में भी अपने आंकड़ों को प्रस्तुत भी किया और समझा भी और समझाया भी। तो ये तो हुआ तरीका सारणी के रूप में हम आंकड़ों को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद अब आता है सारणी। कोई एक प्रकार की सारणी नहीं है जिससे हम आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। सारणी के भी कई रूप हैं। जैसे कि पहली आती है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर जो सारणी हम बनाते हैं
उद्देश्य के आधार पर जो हम सारणी बनाते हैं, इसमें भी दो प्रकार की सारणी बनती हैं। एक तो होती है सामान्य उद्देश्य वाली और दूसरी होती है विशेष उद्देश्य वाली। जो सामान्य उद्देश्य वाली सारणी है उसको बनाने के लिए इस प्रकार की सारणी का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। छोटी छोटी गणना के लिए छोटे छोटे उद्देश्य को लेकर इस प्रकार की सारणी हम सरलतर रूप में बना सकते हैं। इस प्रकार की सारणी का कोई विशेष महत्व नहीं होता, कोई विशेष तरीका भी नहीं है इसे बनाने का। हम कभी भी किसी भी रूप में इस प्रकार की सारणी को बना सकते हैं। लेकिन जो विशेष उद्देश्य वाली सारणी होती है उसे बनाने के लिए हमें उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही सारणी को आकलन करना होता है, सारणी का चित्रण करना होता है। विशेष उद्देश्य वाली सारणी को हम संक्षिप्त सारणी भी कहते हैं। इस प्रकार की सारणी किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। ये सारणी आकार में छोटी तो होती है, लेकिन इसे बनाने के लिए हम संख्याओं के स्थान पर उसके माध्य, प्रतिशत या योग या अनुपात या गुणांक आदि संख्याओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा उद्देश्य के आधार पर बनाई जाने वाली सारणी, सामान्य उद्देश्य वाली और विशेष उद्देश्य वाली। इसके बाद अगला टॉपिक आता है मौलिकता के आधार पर। मौलिकता के आधार पर यानी कि उनकी जो हमने आंकड़े एकत्र किए हैं वो मौलिक रूप से कितने हैं। तो पहली श्रेणी आती है मौलिक या प्राथमिक सारणी और दूसरी आती है व्युत्पन्न सारणी। पहली जो सारणी होती है मौलिक या प्राथमिक सारणी, वह आंकड़े उसी रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिस रूप में उन्हें एकत्र किया गया है। जैसे कि आंकड़ों को चूँकि उनके उत्पत्ति के स्थान से एकत्र किया जाता है, जिस रूप में एकत्र किया जाता है उसी रूप में हम उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती, स्पष्ट रूप से आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार की सारणी पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। दूसरा आता है व्युत्पन्न सारणी। व्युत्पन्न सारणी इस सारणी में हम आंकड़ों को मूल रूप से प्रस्तुत ना करके उनके आधार पर निकाले गए योग, प्रतिशत, माध्य, अनुपात आदि के द्वारा हम इस सारणी को प्रस्तुत करते हैं। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वह आंकड़े शुद्ध न होकर उनका आकलन कर उनको योग के आधार पर, उनको प्रतिशत के आधार पर आकलन किया जाता है या उनका माध्य औसत निकाला जाता है, तब उसे सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा मौलिकता के आधार पर मौलिक या प्राथमिक सारणी और व्युत्पन्न सारणी। इसके बाद अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है बनावट के आधार पर सारणी। बनावट के आधार पर भी हम सारणी को विशेष रूप से बांट सकते हैं। सारणीबद्ध का तीसरा रूप होता है बनावट के आधार पर सारणी। बनावट के आधार पर भी हम सारणी को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहले दो भागों में बांटी जाती है, एक तो होती है सरल और एक गुण वाली और दूसरी होती है जटिल सारणी। जो सरल और एक गुण वाली सारणी होती है इसे बनाना बहुत सरल होता है। ये किसी भी एक प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करती है, किसी भी एक चीज़ के लिए हम इसका आकलन कर सकते हैं। सरल और एक गुण वाली सारणी देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, एक महाविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या सिर्फ उनके विषय के आधार पर उनकी संख्या यानी कि एक ही निष्कर्ष निकाला गया, मात्र संख्या संकलित की गई है, एकत्रित की गई है। तो इस प्रकार की सारणी को बनाना करना बहुत आसान होता है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस प्रकार की सारणी को बना सकता है। यह इसमें बनाने में कम समय लगता है और इसका संकलन शीघ्रतापूर्वक हो जाता है। इसके बाद एक गुण वाली सारणी ये कहलाएगी। दूसरी आती है जटिल सारणी। जटिल सारणी को तीन भागों में बांटा गया है। पहली आती है द्विगुणी सारणी। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, द्विगुण, द्विगुण मतलब दो गुणों को दर्शाती है। ऐसी सारणी जिसमें
किसी एक प्रकार के जब आंकड़े एकत्र किए गए हों लेकिन उनका वर्णन दो गुणों के आधार पर किया जा रहा हो तो उसको कहते हैं द्विगुणी सारणी। जिस प्रकार से हमने देखा कि जो यदि किसी विद्यालय के महाविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या को आकलन तो किया गया विषय के आधार पर, लेकिन हमने यहाँ पर तो की थी सिर्फ विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन अब हमने उसी विद्यार्थियों की संख्या में अलग अलग संख्याएं कर दी, कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, दो गुण बता दिए। पुरुषों की संख्या अलग से बताई गई और महिलाओं की संख्या अलग से बताई गई, तो इसलिए इस प्रकार की सारणी का नाम हुआ द्विगुणी सारणी। दो प्रकार के गुणों को दर्शाती है। इसका दूसरा नंबर है त्रिगुणी सारणी। जटिल सारणी को दूसरा भाग है इसका त्रिगुणी सारणी। जैसे कि त्रिगुण, तीन गुणों को दर्शाने वाली, तीन विशेषताओं को बताने वाली, तीन आधार पर निष्कर्ष निकालने वाली सारणी को त्रिगुण सारणी कहते हैं। इसमें चूंकि हमने जब यहाँ पर आकलन किया सिर्फ विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर किया, उसके बाद द्विगुणी सारणी में हमने उन्हीं विद्यार्थियों की संख्याओं को अलग अलग वर्गों में बांट दिया। पुरुष वर्ग अलग हुआ और महिला वर्ग अलग हुआ। अब उसी सारणी को जब हमने तीन गुणों के रूप में बांट दिया कि कितने पुरुष ऐसे हैं जो ग्रामीण हैं, कितने पुरुष ऐसे हैं जो शहरी हैं, और फिर महिलाएं भी ग्रामीण अलग हैं और शहरी अलग हैं, तो इसमें तीन प्रकार का आकलन हुआ। सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या को एकत्रित किया गया, उसके बाद उसमें से महिला एवं पुरुष को अलग अलग छांटा गया, उसके पश्चात महिला एवं पुरुष की संख्या को शहरी क्षेत्र के आधार पर और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। तो कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि जब हमने एक प्रकार के गुण को देखा तो हमने एक गुण वाली सारणी बनाई, दो प्रकार के गुणों की अलग अलग व्याख्या करनी थी तो हमने दो गुण वाली सारणी बनाई, और जहाँ पर हमें तीन गुण दिखाने हैं, संख्या भी एकत्रित करनी है, फिर उसमें से अलग अलग छांटना भी है, उसको भी अलग श्रेणी में बांटना है, तीन गुण दिखाने हैं, तो वहाँ पर हमने त्रिगुणी सारणी का विश्लेषण किया है। इसके बाद जटिल सारणी का ही तीसरा रूप आता है बहुगुणी सारणी। बहुगुणी सारणी, जैसे कि इसकी सारणी से हमें नाम से पता चल रहा है बहुगुण, इसकी कोई विशेषता ऐसी नहीं है, लेकिन बस इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें बहुत सारे गुणों की व्याख्या की जाए, बहुत सारी चीज़ों का आकलन किया जाए, बहुत सारे निष्कर्ष निकाले जाएं, उस प्रकार की सारणी को हम कहेंगे बहुगुणी सारणी। तो हमने जो पढ़ा ये था सारणीबद्ध या सारणीयन प्रस्तुतिकरण। सारणीबद्ध या सारणीयन प्रस्तुतिकरण को हमने विशेष आधार पर सारणी के रूप में बांट तो लिया, लेकिन अब हमें इसके लाभ और दोष भी देखने हैं। लाभ, सारणी के रूप में यदि हम किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं तो स्वाभाविक है कि इसके लाभ भी होंगे और दोष भी होंगे। तो सबसे पहले इसमें जो लाभ आता है वो लाभ है कि सारणी के रूप में आंकड़ों को एकत्र करना, आंकड़ों को प्रस्तुत करना बहुत सरल होता है। बहुत सरलता के साथ हम किसी के भी समक्ष अपने आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, यदि हमें किसी भी रूप में जब हमने आंकड़े एकत्र किए और उन आंकड़ों को अलग अलग रूप में हमने उसकी कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, क्षेत्र के आधार पर, वर्ष के आधार पर, गणना के आधार पर, तो हम उसकी तुलना भी सरलता से कर सकते हैं। तो इसमें तुलना में भी सुविधा रह जाती है। तीसरा, यह बहुत मितव्ययी विधि है, क्योंकि एक प्रकार के आंकड़े करने से एकत्र किए, उसी से हमारे दूसरे आंकड़े एकत्र हुए और उसी के बाद हमने उसी से तीसरा निष्कर्ष भी और बहुगुणी निष्कर्ष भी निकाल दिया। तो इस प्रकार की प्रणाली में हमारी मितव्ययिता बनी रहती है। इस प्रकार की सारणी के आधार पर अपने आंकड़ों को याद करना, स्मृति में रखना बहुत सरल होता है, वह आसानी से हमें याद हो जाते हैं, समझ आ जाते हैं। तो इस प्रकार की सारणी के जो लाभ पाए जाते हैं वे, सबसे पहले यह एक सरल प्रणाली है, यह मितव्ययी प्रणाली है, यह तुलना में सुविधात्मक प्रणाली है और इसे इस माध्यम से स्मृति में रखना सरल होता है।
और जैसे कि इसके लाभ हैं तो आवश्यक रूप से इसके दोष भी होंगे। सबसे पहला दोष कि सारणी के रूप में यदि हम किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, ये कुछ अट्रैक्टिव नहीं होता, आकर्षक नहीं होता, सामने वाला देखकर एकदम पजल हो जाता है बहुत सारी संख्याओं को। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि यह आकर्षक नहीं होती। दूसरा, इस प्रकार की सारणी को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो उसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जो उसका ज्ञान रखते हैं। तो ये इसमें दोष भी पाया जाता है। हमने सबसे पहले सारणी प्रस्तुतिकरण की 2 विधियां पढ़ ली हैं। एक विधि पढ़ी पाठ विषयक वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, दूसरी पढ़ी सारणीबद्ध या सारणीयन प्रस्तुतिकरण। आइए अब हम पढ़ते हैं इसकी तीसरी विधि, आरेखीय प्रस्तुतिकरण या चित्रमय प्रस्तुतिकरण। हम अपनी इस सारणी को आरेख के रूप में या चित्र के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी इसको कई प्रकार से हमने इसको कई वर्गों में बांटा है। जैसा कि सबसे पहले आता है दंड आरेख। दंड आप समझते हैं, दंड का मतलब सीधी श्रेणी में, सीधा खड़ा रहना, सीधी रेखा खींचना। जब हम रेखाओं के माध्यम से, सीधी रेखाओं के माध्यम से किसी आरेख का प्रदर्शन करते हैं तो उसे कहते हैं दंड आरेख। दंड आरेख को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है उदग्र दंड आरेख और दूसरा होता है क्षैतिज दंड आरेख। उदग्र दंड आरेख, जैसे कि आप इसका ये प्रारूप देख रहे हैं, इस प्रारूप में आपको ये बताया गया है कि सन 2012-13, सन 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18 में जो उत्पादन है वो जो हमारी आय है वो कितने करोड़ तक जा रही है अर्थव्यवस्था के अनुसार। किसी वर्ष में आय बढ़ रही है तो किसी वर्ष में घट भी रही है। इस आरेख के अनुसार, उदग्र दंड आरेख के अनुसार हमने इसको आया चित्रों में बांटा है। आया चित्रों में जब हमने इसका वर्गीकरण किया तो इसमें हमारे लिए समझना आसान हो गया कि किस वर्ष में कितना उत्पादन है। नीचे की रेखा में हमने वर्षों की संख्या दी है और इधर रेखा में हमने इसको आय को बताया है कि कौन से वर्ष में कितनी आय को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दंड आरेख के माध्यम से, आयात चित्र के माध्यम से सिर्फ अपनी सारणी को प्रस्तुत सरलतम कर सकते हैं। इसको समझना, देखना अच्छा लगता है और यह सिर्फ मात्र देखने से ही पूर्ण रूप से समझ में आ जाती है। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ये है उदग्र दंड आरेख। उदग्र का मतलब सीधा खड़ा रहना, उद्र अवस्था में खड़ा रहना, तो इसलिए इसका नाम है उदग्र दंड आरेख। जब हम इसी आरेख को क्षैतिज अवस्था में देखेंगे, लेटी हुई अवस्था में देखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा क्षैतिज दंड आरेख। क्षैतिज का मतलब पड़ी हुई अवस्था में। सारी संख्याएं यही हैं, आकलन इसी के आधार पर है, लेकिन सिर्फ प्रस्तुतिकरण अलग प्रकार से किया गया है, तो इसलिए इसको समझना कुछ मुश्किल नहीं है। ये वर्षों की संख्या आती है और यहाँ से आय आती है और उसी के आधार पर हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि किसी वर्ष में तो आय अधिक होती है, किसी वर्ष में कम होती है, तो हम इस चीज़ को आयात चित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो ये तो हुए हमारे दोनों प्रकार के दंड आरेख। इसके बाद आता है बहुगुणी दंड आरेख। बहुगुणी दंड आरेख मतलब एक ही दंड आरेख में, एक प्रकार के आरेख में हम बहुत सारी क्वालिटी बता रहे हैं, जैसे कि इसमें दर्शाया गया है। आपने देखा इसमें जो ये चित्र बना हुआ है, इसमें कुछ रेखाएं लाल रंग की हैं, कुछ पीले रंग की हैं और कुछ हरे रंग की हैं। ये रेखाएं नहीं, आयात चित्र हैं। इसमें अलग अलग श्रेणी से, अलग अलग रंग से आपको अलग अलग श्रेणी के छात्रों का आकलन बताया गया है कि कला वर्ग के छात्र कितने हैं, विज्ञान वर्ग के छात्र कितने हैं और वाणिज्य वर्ग के छात्र कितने हैं, कौन कौन से वर्ष में। किसी वर्ष में कला वर्ग के छात्रों की संख्या अधिक है तो विज्ञान वर्ग की कम है, तो वाणिज्य वर्ग की और भी कम है। लेकिन किसी वर्ष में कला वर्ग की अधिक है, विज्ञान वर्ग कम हुआ, लेकिन वाणिज्य वर्ग फिर अधिक हो गया। तो इस प्रकार से हमने आयात चित्र के माध्यम से, रंगों के माध्यम से अपनी बात को दूसरे के सामने प्रस्तुत किया
और इसके लिए उसे समझना भी आसान हुआ। इस प्रकार के आरेख को कहते हैं बहुगुणी दंड आरेख। इसके बाद अगला आता है तीसरे नंबर पर अंतर्विभक्त दंड आरेख। अंतर्विभक्त यानी कि एक ही आरेख को, एक ही दंड आरेख को अंदरगन जब अलग अलग बांट दिया जाता है तो उसे कहते हैं अंतर्विभक्त दंड आरेख। एक ही प्रकार के आरेख को हमने अलग अलग श्रेणी में बांट दिया। जैसे कि इसमें अलग अलग रंग से ये प्रदर्शित होता है कि गेहूं का उत्पादन कितनी श्रेणी तक का है, चने का उत्पादन कितनी श्रेणी तक का है, गन्ने का उत्पादन कितनी श्रेणी का है और कपास का कितना है और कौन कौन से सन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है कि किसी वर्ष में तो गेहूं का उत्पादन बढ़ गया तो किसी वर्ष में कम हो गया, किसी वर्ष में चने का उत्पादन बढ़ा तो किसी वर्ष में कम हुआ, और गन्ने का उत्पादन भी किसी वर्ष में बढ़ा है तो किसी वर्ष में कम हुआ है। मात्र चित्र की सहायता से ही हमने इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिससे कि इस प्रकार से प्रस्तुत करना आसान भी रहता है और दूसरे को समझाना भी सरल हो जाता है। इसके बाद अगला आता है अंतर्विभक्त प्रतिशत दंड आरेख। प्रतिशत, जब हम इस प्रकार के जो ये आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं इन्हें हम प्रतिशत में परिवर्तित कर लेते हैं। आप जानते हैं किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के हिस्से को अलग अलग बांटना होता है और वह प्रतिशत में संख्या बदल जाती है। हम प्रतिशत की संख्या को 100 तक बांटकर प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि विभिन्न वर्षों में अलग अलग प्रतिशत उत्पादन होने से, जैसे कि गेहूं का उत्पादन नीले रंग द्वारा प्रदर्शित किया गया है, चावल का उत्पादन लाल रंग द्वारा प्रदर्शित किया गया है और मक्के का उत्पादन पीले रंग द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें हमें प्रतिशत के आधार पर यह आकलन हुआ है कि किस वर्ष में कौन सा उत्पादन कितने प्रतिशत रहा है। इसके बाद अगला आता है द्विदिशा दंड आरेख। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है द्विदिशा, दो दिशाओं में। यह आरेख, इस आरेख के माध्यम से हम संख्याओं को प्लस में तथा माइनस में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यह लाभ और हानि दोनों प्रकार का आकलन बताता है। यदि किसी व्यापार में हमें लाभ है तो यह बढ़ती हुई संख्या लाभ को प्रदर्शित करती है तथा हानि है तो घटती हुई श्रेणी हानि को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से भी हम अपने आरेख को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद सबसे अंत में आता है वृत्त आरेख। वृत्त में आप सभी जानते हैं वृत्ताकार को इसका एक मध्य बिंदु होता है जिससे हम अलग अलग कोण के माध्यम से हम इसको बांट सकते हैं। अलग अलग कोण में बांटने के लिए कुल कोणों का योग 360 होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री से हमें इन श्रेणियों को अलग अलग रूप में बांटना है। हमें ये देखना होता है कि जो हमारा उत्पादन है या जो हम जिस चीज़ का भी हम यहाँ पर आकलन कर रहे हैं वो कितने कोण तक के लिए समाया हुआ है। जैसे प्रतिशत को हम 100 से बंटवारा करते हैं, ऐसे ही कोण को हम 360 में बांटते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि 30% जो हमारी आय हुई है वह अन्य उपादानों से हुई है। जो हमारी 110% आय है वह लघु उद्योगों के माध्यम से हुई है। 90% आय दंड शुल्क से हुई है तथा 130 डिग्री का जो ये कोण दिखा रहा है ये कृषि की आय को बता रहा है। इसमें जितने भी ये कोण बनाए गए हैं ये सब अलग अलग श्रेणी के आय को प्रदर्शित करते हैं। तो हम आरेख के माध्यम से भी अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। सारणी के रूप में या अंतर आरेख के रूप में हम अपने चित्रों को प्रस्तुत करके आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।